हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, 5 जून। इसका मतलब कल हमारे पास आर्टिकल आएंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में। कल हम जो है इसके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अब पूरे इंडिया से मुझे फीडबैक आ रहा है बच्चों से कि ये लीडिंग प्रोग्राम है करंट अफेयर्स का, क्योंकि मैं रोजाना 4 घंटे एनालिसिस करके, एमसीक्यू फ्रेम करके, टाइप करा के आपको पीडीएफ देता हूँ और इससे एक्सप्लेन करता हूँ न्यूज को। तो जब इतना अच्छा आप मानते हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को फायदा हो। और कमेंट बॉक्स जो है उसमें अपना बताइए और क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और आपकी क्या जरूरतें हैं। अब ये कल जो है, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, सिर्फ साइंस पेज पे मुझे 2 क्वेश्चन मिले। इसके अलावा आपके 2-2.5 घंटे बच गए। जरूरत नहीं है कल का न्यूज़पेपर पे समय लगाने का। और आज भी जो है थोड़ी न्यूज़ है, 15 के करीब न्यूज़ है सिर्फ। तो इसलिए अब ये साइंस पेज पर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंसेप्ट है ट्रांसक्रिप्टेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? डीएनए से जो है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। आरएनए, आरएनए जो ना आगे मैसेंजर मैसेंजर आरएनए मैसेज भेजेगा, प्रोटीन बनेगा उसी तरह से। और रिवर्स जो है उल्टा है। तो ये आपके एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी की जो ना +2 की उसमें सारा दे रखे है, ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। बायोटेक्नोलॉजी के टर्म सारे पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें यह बताया गया है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इससे जो है क्लबशेला निमोनिया विच आर इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरसेज होते हैं जो बैक्टीरिया खाते हैं। दे टेक हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू क्रिएट ए स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड नियो। नियो उस प्रोटीन का नाम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ये बनेगा क्लबशेला निमोनिया, ठीक है ना। तो इस तरह का आपने अब याद रखना। एबिलिटी ऑफ सेल्स टू क्रिएट डीएनए कॉपीज फ्रॉम आरएनए, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो उल्टा, डीएनए से आरएनए बनेगा उसको ट्रांसक्रिप्टेज कहेंगे, आरएनए से डीएनए बनेगा उसको क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सिंपल। अब ये मैंने आपको बताया सेम इसी तरह। द टेक्निक्स यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बिकेम द गोल्ड स्टैंडर्ड टू डिटेक्ट SARS-2 वायरस एंड कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में काम आएगी ये टेक्निक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे हमने चंद्रयान छोड़ा था ना, ऐसे इन्होंने, चाइना ने चैंग 6 लूनर प्रोब सैटेलाइट छोड़ा है फार साइड ऑफ द मून, ठीक है ना। वहां से ये रॉक सैंपल्स को कैरी करेंगे, सॉयल और रॉक सैंपल्स को। यही इसमें बताया गया, इसमें पिक्चर दी गई है। मई में इन्होंने लॉन्च किया अभी चैंग 6 लूनर प्रोब। अब ये मैंने आपको बताया कि फार साइड ऑफ द मून ये लैंड करवाया इन्होंने। इट इज ए रोबोटिक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन बाय चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट विल ऑब्टेन ए सैंपल ऑफ सॉइल एंड रॉक फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। अब ये वर्ल्ड पेज पे छोटी छोटी न्यूज आती है ना, ऊपर 4-5 कॉलम आते हैं। प्लाऊ प्रेसिडेंट कंफर्म मेजर साइबर ट्रैक पॉइंट्स फिंगर टू चाइना। इसकी चाइना से जो है कि हॉस्टाइल रिलेशन है प्लाऊ के। अब एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो पैसिफिक ओशन में है, फिफ्टी कंट्री कौन से हैं, बिना फिफ्टी कौन से हैं। फिफ्टी में 14 कंट्री मैंने बताई थी। ये थर्ड वो भी हुई थी, अभी फोरम समिट हुई थी पिछले साल 2023 में। फिफ्टी की समिट हुई थी पोर्ट मोसबी में। लेकिन ये न्यूज अलग है। पलाऊ जो है ये भी साउथ पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये आपको मैप में इसलिए दिखाया है, आपको ये सारे पता होना चाहिए। पलाऊ इज लोकेटेड इन माइक्रोनेशिया रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन। इट इज आर्किपेलागो मेड अप ऑफ 340 islands, islets and atolls. Republic of Palau is an independent country in a compact of free association with the United States. इसकी जो अलाइनमेंट है यूएसए के साथ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। द कैपिटल ऑफ पलाऊ इज मेलेकोक, मेलेकोक। अब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है साउथ अफ्रीका की लीडिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी थी। जियो के अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ी है, रेशियल सेग्रीगेशन के अगेंस्ट 3 डिकेड से जो है ये राज कर रही थी। नेल्सन मंडेला ने इसको फाउंड किया था। इसका प्रेसिडेंट अब कौन था? सारिल रामाफोसा। अब वहां इलेक्शन हुए, वहां कोalition गवर्नमेंट आई है
और एक नई पार्टी जो है उभर के आई है, मखंटो वी सेजवो, एमके पार्टी याद रखनी है आपने, लेफ्ट विंग पार्टी है। और किसने फाउंड की थी इसको? जैकोब जुमा। ये तो आपको थोड़ा पता होगा ना वर्ल्ड में क्या चल रहा है इस समय, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अंदाजा रहना चाहिए कि कौन सी पार्टी का राज है वहां पे, कौन प्रेसिडेंट अब बनने जा रहा है, ठीक है ना। और नेल्सन मंडेला ने इसको फाउंड किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अपार्थीड के अगेंस्ट लड़ी थी ये। अब हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ये टीबी एलिमिनेशन ड्राइव कर रही है, 2025 तक टीबी खत्म करना है, ठीक है। अब ये मैं कल देख रहा था 2024 इंडिया ईयर बुक में या 2023 में भी ये टीबी पे पूरा दे रखा था। मैंने कल आपके 15-20 क्वेश्चन बनाए एजुकेशन हेल्थ से, एमसीक्यूज, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बने। इंडिया ईयर बुक 2024 में से ये सारे पता चल जाता है हमें कि कौन सी डिजीज इंपॉर्टेंट है, सरकार किस पे ध्यान दे रही है, कौन सा मिशन आ रहा है, ठीक है ना, कौन सा जो है रेयर डिजीज है, ये सारा उसमें जो ना काफी अच्छा लिखा हुआ है, उससे हमें अंदाजा हो जाता है। डिटेल तो नहीं लिखा लेकिन पता चल जाता है ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कल मैं देख रहा था काला अजर, वो सेंड फ्लाई से होता है, वो प्रोटोजोआ छोड़ती है सेंड फ्लाई, नई चीज थी ये, इस बार न्यूज़पेपर में नहीं आया काला अजर। तो ये आपने इस तरह से, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जब न्यूज़पेपर में आते हैं ना यही चीजें हमें वहां मिल जाती है कई बार 2024 में, और न्यूज़पेपर में मिला के हमने नोट्स बनाने। अब ये रशियन कॉस्मोनॉट ने रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड में, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। क्या नाम है उसका? ओलेग कोननको, ओलेग कोननको। और ये जो है इसकी 5th जर्नी थी 2008 से। तो ये कई बार आ जाते हैं, ओलेग कोननको के बारे में पूछ ले क्या है ये। अब इजराइल प्रिपेयर्ड फॉर लेबनान, अब गाजा पे हमला कर रहा है लगातार लगा। अब क्या है कि लेबनान में हिजबुल्ला है, वो भी ईरान उसको बैक कर रहा है, वहां से हिजबुल्ला उसको अटैक कर रहा है इजराइल पे। तो अब इजराइल ने सोचा कि उसके जो नॉर्दर्न पोर्शन है इजराइल का और लेबनान का साउदर्न, वहां से अटैक करेगा ये। तो इसमें जो 3-4 लोकेशन दी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो सी ऑफ गलीली, ये फ्रेश वाटर लेक है इजराइल में। क्या है? फ्रेश वाटर लेक इन इजराइल। अब देखो गोलन हाइट्स कहाँ पे है, देखो इजरायली ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। अच्छा, ये इजराइल की बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी से लगती है, जॉर्डन से लगती है, इजिप्ट से लगती है, सीरिया से लगती है, लेबनान से लगती है, ठीक है। वेस्ट बैंक का आपको पता चल गया, वेस्ट बैंक किसके साथ लगता है? वेस्ट बैंक की सीरिया से लगती है, इजराइल से लगती है। डेड सी किसकी लगती है? ये देखो डेड सी, वेस्ट बैंक की सीरिया से नहीं लगती, वेस्ट बैंक की लगती है और जॉर्डन से। डेड सी देखिए, डेड सी किससे लगती है? इजराइल की, वेस्ट बैंक, जॉर्डन। हालांकि वेस्ट बैंक का ये था गोलन हाइट्स, ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, इजरायली ऑक्युपाइड टेरिटरीज है। और ये इधर मेडिटेरेनियन सी लगता है, इधर इजिप्ट की बाउंड्री। ये आपको सारी लोकेशंस पता होना चाहिए, इसलिए मैं मैप बार बार लेके आ रहा हूँ। अब ये इसमें लिखा हुआ है लिटानी रिवर, लिटानी रिवर किस कहाँ पे है? लेबनान में। विच एम्प्टीज इन मेडिटेरेनियन सी, जो ये न्यूज़पेपर में वही बता रहा हूँ मैं आपको, लिटानी रिवर इसमें लिखा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए। सी ऑफ गलीली भी लिखा हुआ है, ये फ्रेश वाटर लेक इन इजराइल। सी ऑफ गलीली पूछ लिया, कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करते हैं? गैलीली इज इजरायली टेरिटरी, गैलीली टाउन है गैलीली, वो इजराइल में। हिजबुल्ला फाइटर्स इन लेबनान, ए हमास एली आर अटैकिंग इजराइल। हिजबुल्ला पता चल गया आपको, हमास पता चल गया, हौथीज यमन में पता चल गया आपको, ये सारे ईरान बैक्ड है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ये एक लाइन का क्वेश्चन पर 2 नंबर का कभी भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये काबा जगह है, काबा, इस्लाम्स होलिएस्ट शरीन एट द ग्रांड मोस्क इन मक्का। मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में, आपको पता है। तो ये शरीन कहाँ पे है? काबा, ये ये मक्का में। ये इस्लाम का, सारे जितना इस्लाम है, होलिएस्ट शरीन है वर्ल्ड में। तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन तो बनता है ये। हज पिलग्रिमेज करते हैं तो ये देखने जाते हैं, हज पिलग्रिमेज अब हर साल होते हैं ना एनुअल। तो काबा आपको पता होना है, काबा जो है शरीन यहाँ पे है, मुझे फर्स्ट टाइम आज न्यूज़पेपर में आया ये। काबा इज इस्लाम्स होलिएस्ट, KAABA है ये, KAABA। ये शरीन मैंने बताया। मक्का इज रेवर्ड एज इन इस्लाम एज द बर्थ प्लेस ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। अब मक्का टू मदीना कहते हैं, जिसने नहीं देखा ना वो
वही मुस्लिम उसी को माना जाता है जो मक्का और मदीना दोनों जगह गए। तो मक्का तो है ये बर्थ प्लेस, वो है रेस्टिंग प्लेस मदीना, याद रखना आपने। ठीक है ना, दोनों ही मक्का और मदीना सऊदी अरेबिया में। कल मैं इंडिया ईयरबुक में से क्वेश्चन निकाल रहा था, कल 40 निकाल दिए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पीडीएफ में भेजूंगा जिन्होंने रजिस्टर किया है 2025 और 2024, जल्दी भेजूंगा। तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि अब जो आज पिलग्रिमेज है, ये भारत सरकार भेजती है यहाँ से। पहले कौन सी मिनिस्ट्री भेजती थी? एक्सटर्नल अफेयर्स। लेकिन अब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, वो टेकअप कर लिया उसने, वो भेजती है। कितना इंपॉर्टेंट है ये, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वो भेजने लगी अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलके। लेकिन अपेक्स बॉडी क्या कौन है इसकी आज पिलग्रिमेज की? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब ये जो है सिंपल सी कंसेप्ट है, मोंड कॉन्सेप्ट आई है कोई मोंड। ये कहते हैं भाई न्यूटन के जो लॉज है ना ग्रेविटेशन, उसको फॉलो नहीं करती मोंड गैलेक्सी पे। यही बताया गया इसमें। गैलेक्सीज रोटेट फास्ट, मच फास्टर देन प्रेडिक्टेड बाय अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी टू देयर विजिबल मैटर, डिस्पाइट दोज लॉज वर्किंग वेल एवरीवेयर इन द सोलर। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी सब जगह करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते। तो इसलिए मोंड की जो स्टेटमेंट जो है, मोंड जो है फिनोमिनन, वो इससे अलग है। ये कह रहे हैं टू प्रिवेंट गैलेक्सीज फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट सम एडिशनल ग्रेविटी इज नीडेड। दिस इज व्हाई द आइडिया ऑफ इनविजिबल सब्सटेंस कॉल्ड डार्क मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड एंड nobody ever seen the stuff, but there are no particle in this successful standard model of particle physics that could be the dark matter. इसमें कहने का मतलब ये है, मोड जो है वो अलग, इससे अलग है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी से, जो कि गैलेक्सी को, गैलेक्सीज डू नॉट सीम टू एड अप। फोर्सेज जो है ना गैलेक्सीज पे ज्यादा चाहिए, मच फास्टर वो घूमती है, इसलिए यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू नहीं होते, मोड के जो है वो पोस्टुलेट लागू होता है। अब ये कई बार मेन में आ जाता है, आप समझिए इसको, बड़ी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में इस बार 2019 की जो लोकसभा है 2024 की, इस बार जो है 13.63 है। पिछली लोकसभा में 14.3% वुमेन की स्ट्रेंथ थी लोकसभा में, समझो। पिछली बार ज्यादा थी, इस बार कम है। वो सबसे कम थी 1952 में 4.4%। ये टेबल पढ़ना आप, ये टेबल। और पार्टी वाइज स्ट्रेंथ देखो, सबसे ज्यादा वुमेन एमपी किसके हैं? बीजेपी के, उसके बाद कांग्रेस के, उसके बाद टीएमसी के बंगाल में। अब इंपॉर्टेंट ये है भाई, हमने ला तो वो तो कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कर दिया वुमेन रिजर्वेशन का 33% को। क्या कोई ऐसी पार्टी है जो 1/3 वुमेन को सीट दे दे? जब वुमेन को टिकट ही नहीं मिलती तो कहां से तुम्हें 33% होगा? और 33% रिजर्वेशन जब भी होगा 2030 के बाद, जब भी लागू हो जाएगा, तो इनको जो है फिर कंपल्सरी देनी पड़ेगी टिकटें, 33% हर पार्टी को। लेकिन अब क्यों है, क्यों नहीं देते आप बताएंगे? क्योंकि ये विनिंग कैंडिडेट को देते हैं, ऐसा लगता है ना, ये विनिंग कैंडिडेट उसके हिसाब से टिकट बांटते हैं। इसलिए वुमेन को टिकट ही कम मिलती है, तो नेचुरली उनका कोटा कम होगा, कम आएंगे लोकसभा में। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन आपका यदि डाटा है ना 13.63% का, और पिछली बार 14.36% था, ये आपका काम आएंगे। भी चलो 52 में तो 4.4, लेकिन अच्छी पोजीशन नहीं है। इट इज ए डिसमल पोजीशन, जो वुमेन की स्ट्रेंथ है लोकसभा में, इट इज डिसमल, यू कैन से। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आता है स्टेट का। बिहार सरकार ने मांग की थी, आंध्र प्रदेश सरकार ने मांग की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मांग करते रहते हैं भी हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में एडिशनल ग्रांट दी जाए, घोषित किया जाए हमारा स्टेट, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र है, क्योंकि वहां गरीबी ज्यादा है। अब क्या हुआ था, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने 69 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बना दिया स्टेट का, स्पेशल ग्रांट दी थी। लेकिन अब क्या है, पिछले फाइनेंस कमीशन अब जो था, उसने मतलब ये बंद कर दिया। उन्होंने कहा भी हम 32 से 42% जो है डिवोल्यूशन कर दी, स्टेट को 10% बढ़ा दी, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस खत्म कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, इट इज नॉट रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ द स्टेट।
ये कमीशन ने बढ़ाया था, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने, अब 15 फाइनेंस कमीशन ने खत्म कर दिया। समझ गए? तो ये क्यों बढ़ाते हैं? इसमें जो है ये है कि भाई कोई बॉर्डर के साथ स्टेट लगता है, टेरेन है, हिल स्टेट है, जिसकी डिफिकल्ट है, जहाँ पे सड़कें बननी, जिसकी डेवलपमेंट मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ पुअर है, प्योरली एग्रीकल्चर है, लाइक दैट। ये कुछ इसमें दी गई है, मैंने आपको पीडीएफ में आज के सारे क्वेश्चन आपके निकाल के टाइप करा के आपको आपके मेल पे भेज देंगे। 14-15 जितने भी क्वेश्चन निकले ना आज, सारे भेज देंगे। अब ये एक्सप्लेन्ड ला ला देखना है हमने। हमने जो है, जो ये न्यूज है कि इनको जेल हुई है, नहीं हुई है, क्या हुआ है, इनसे नहीं हमें ज्यादा मतलब, हमारे एग्जाम से नहीं इनको। रशीद और अमृतपाल सिंह हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है किसी तरह से भी, लेकिन कानून से रिलेटेड है। अब ये देखिए, इसमें एक तो जेल में चाहे अंडर ट्रायल है चाहे कन्विक्टेड है, वोट नहीं डाल सकता, लेकिन जो अंडर ट्रायल है वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। अभी हम अमृतपाल सिंह एनएसए में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जो है जेल में, असम की, ये इलेक्शन जीत गया, ठीक है, वहां से। अब कानून क्या कहता है कि एक तो ये जो है ओथ लेने के लिए आ सकता है, पैरोल मिल जाएगी इसको। फिर आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इफ एन एमपी इज एब्सेंट फॉर ओवर 60 days फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स विदाउट परमिशन, हर सीट वुड बी डिक्लेयर्ड वेकेंट। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, ये कोर्ट में परमिशन डाल देगा अटेंड करने की भी। और पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने के लिए या वोट डालने के लिए अगेन ही विल टेक परमिशन फ्रॉम कोर्ट। लेकिन इसको यदि 2 साल की सजा हो जाती है, 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एमपी सीट। समझ गए? और एनएसए क्या है? एनएसए में जो है ये क्लियर लिखा है सीरियस चार्जेस में। एनएसए क्या है? इट इज ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ये यूएपीए से अलग है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जिसके अंदर 12 महीने तक बिना चार्जेस के, फ्रेम के ही, फॉर्मल चार्जेस के डिटेंशन कर सकते हैं सरकार। कितना इंपॉर्टेंट है। और रशीद जो है ये यूएपीए में है, क्योंकि ये टेरर फंडिंग केस में है, ये टेरर फंडिंग केस लागू हुआ है यूएपीए पे। और किसी को डिटेंशन ही करनी है 12 महीने के लिए, उस पर कौन सा लागू होगा? एनएसए। कितने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आते हैं न्यूज़पेपर्स में। कैन यू थिंक लाइक दैट? प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि 12 महीने के करंट अफेयर्स, जिसमें 40 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मेरी सिरदर्दी है, आपकी नहीं। अब आपने तो बाद में रिवीजन करना है और रोजाना इसको पढ़ना है मेरे साथ। न्यूज एनालिसिस मेरे साथ करना है 1 घंटा सिर्फ। और ये जो आपको पीडीएफ एमसीक्यू की तो सारी पीडीएफ मिल जाएगी, और मेन क्वेश्चन का जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसके आपने जिस दिन भी क्वेश्चन आता है नोट्स बनाने हैं, मैं बताता हूँ रोजाना कैसे बनाने हैं। यही आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे ये सारे काम करेगा। आपको समझ ही नहीं आएगी कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी होगी फरवरी मार्च 2025 में। और आपको यही पता चल जाता है अभी रोजाना के मुझे क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्या क्वेश्चन कम तो नहीं मिल रहे। मैं हमेशा टॉच पे रहता हूँ। वे आप कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं डाला, लेकिन जब 12 महीने के आप वो पढ़ेंगे ना मैगजीन, आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सा डला कौन सा नहीं डला, किस अखबार में से लिया है, नोबडी नोज। हु इज कंटेंट राइटर, नोबडी नोज। अब कल मैं एक सुन रहा था टॉपर का, उन्होंने कहा भी आप जो है अब 14-15 दिन रह गए, आपने कोई मैगजीन नहीं पढ़नी। बिल्कुल सही कह रहा है वो, सिर्फ नोट्स पढ़ो। जो भी आपका समय, हमारा जो है जितने दिन भी रह गए, 10 दिन रह गए, केवल 10 दिन हमारे पास, 10 दिन है। 16 जून जो प्रीलिम है हमारा, इसमें क्या करना है आपने? सिर्फ आपने नोट्स पढ़ो, भागो मत इधर उधर, घबराओ मत, फोमो मत क्रिएट करो। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करके रखो। ये मान के चलो मेरे 11 लाख बच्चों में मैं सबसे आगे हूँ। मैं प्रीलिम में ये मानता था भी मैं टॉप करूंगा। जब मैं प्रीलिम देने जाता था मेरे माइंड में ये रहती थी कि मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा ऑप्शनल होता था उस समय। ऑप्शनल मेरा बड़ा जबरदस्त था उस समय, सारे क्वेश्चन ठीक हो जाते थे ऑप्शनल के। और करीब करीब 60% में जीएस में कर लेता था। उस टाइम अंदाजा लग जाता था क्वेश्चंस का। उस समय आसान होता था, प्रीलिम बहुत ज्यादा आसान होता था, लेकिन कैंडिडेट वही 5-6 हजार लेते थे उस समय भी, वो 7-8 लाख में से।
रेशो तो वही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस से आता है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। आपने जितने मैंने आपको दिए हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज, वो सारे रिवीजन कर लो, और स्टैटिक के अपने नोट्स रिवीजन कर लो, और सी सेट के 10 दिन लगातार प्रैक्टिस करो, छोड़ना नहीं है। आप जो है यू विल कम विद फ्लाइंग कलर्स, आई टेल यू, इन प्रीलिम्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।